लास्ट टाइम हमने 14 मिनट मीटिंग जो हम पढ़ते थे और उसके अंदर हमने देखा कि ऑक्टेव के बारे में इस बार तवरिया जी ने ये पूरा पेपर लिया है 14th और 15th दोनों मीटिंग, और बहुत अच्छी तरह बहुत लाइटली समझाया है ताकि हम ऑक्टेव क्या है और वो हमारे बॉडी के अंदर किस तरह वो काम करता है वो हम समझ सके, और एनर्जी का रीजनरेशन किस तरह होता है ये ऑक्टेव से ही हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये ऑक्टेव का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्टेव जो है वो हर चीज़ में अप्लाई होता है, चाहे कोई भी घटना हो या पूरा जीवन हो या फिर हमारे बॉडी के अंदर कोई जो एनर्जी जनरेट होती हो, किसी भी चीज़ के अंदर ये काम करता रहता है। तो वो ये यहाँ इस मीटिंग के अंदर हमें समझना है। और दो डायग्राम भी हमने देखे हैं जो पेज नंबर 48 के ऊपर है। तो किस तरह डायग्राम 1 के अंदर एनर्जी जो फ्लो होती है 936 का तरह, और दूसरा जो डायग्राम है, जो पहला डायग्राम है वो लॉ ऑफ 3 का है, और दूसरा डायग्राम जो है लॉ ऑफ 7 का है, जिसमें वर्ब 14285721 इसके अंदर किस तरह वो एक दूसरे से जुड़ते हैं ये बात बताई हुई है। तो ये हम ये पेज नंबर 44 तक तो देख चुके हैं, अब आगे पेज नंबर 45 से पढ़ते हैं। इन योर नोट्स you see 3 diagrams. Diagram 1 shows circle and triangle only with arrows showing the direction of flow of force. अब आप भी पेज नंबर 48 के ऊपर देखोगे तो पहला डायग्राम बताएगा, उसके अंदर सिर्फ ट्रायंगल बताया है और डायरेक्शन बताया है। तो 9 से 3 की ओर फ्लो जाता है, 3 से 6 की ओर, और 6 से फिर 9 की ओर ये जो एनर्जी का फ्लो जाता रहता है। डायग्राम 2 शोज द सीरीज 14285721 कनेक्टेड इन दैट ऑर्डर एंड एरो शोज हाउ द फोर्स फ्लो। अब दूसरा डायग्राम जब हम देखते हैं तो उसके अंदर ये 1 से 4 तक जाता है, 4 से फिर 2 पर जाता है, 2 से 8 पर जाता है, 8 से 5 पर आता है, 5 से 7 पर जाता है और फिर 1 के ऊपर आता है। तो इस तरह एनर्जी जो लॉ ऑफ 7 के अंदर फ्लो होती है, इस तरह डायग्राम 2 में बताया है। डायग्राम 3 शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और तीसरे के अंदर हम देखते हैं कि दोनों डायग्राम जो है वो इसके अंदर बताए हैं, मतलब ट्रायंगल भी है और ये जो है लॉ ऑफ 7 का जो है वो भी पूरा बताया हुआ है। तो डायग्राम 3 है उसके अंदर दोनों लॉज जो है वो आ जाते हैं। डायग्राम 1 and 2 एंड द नोट्स दो रे मी फा सोल ला सी डो और सा रे ग म प द नी सा। तो ये पहला और दूसरे के अंदर हम देखते हैं तो ये जो है पूरा जो सर्कल है 1 से मतलब 9 से चालू होता है सा, फिर 1 के ऊपर रे आता है, 2 के ऊपर ग आता है, फिर 3 जो है वहाँ जो ऑक्टेव के अंदर ये बात ही है कि जब कोई चीज़ चालू होती है और बीच में जब वीक हो जाती है तो उसके वहाँ एक एक्स्ट्रा फोर्स देने की ज़रूरत पड़ती है, उसको तवरिया जी रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन में एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है तो फिर ऑक्टेव आगे फिर चला जाता है, फिर 4 पर जाता है, 5 पर जाता है, फिर 6 के पास में फिर से उसके अंदर एक वो वीक पड़ जाता है वो ऑक्टेव, तो वहाँ एक उसको फिर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब उसको फोर्स मिलता है तो फिर वो 7-8 होके कंप्लीट होता है। अभी कि इस चीज़ का हम एक एग्ज़ाम्पल से देखें तो आप आसानी से ये समझ सकेंगे कि जैसे एक तीर चलाते हैं हम, तो एक तीर मानो कि हमने चलाया तो कुछ फुट तक तीर जो है वो एकदम स्ट्रेट जाएगा, मानो 20 फुट 30 फुट वो एकदम स्ट्रेट जाएगा। फिर क्या होगा कि जो फोर्स उसको मिल रहा है तो एक पॉइंट के ऊपर उसके अंदर जो है फोर्स घटता जाएगा, तो तीर धीरे धीरे करके नीचे ज़मीन की ओर जाएगा और एक पॉइंट के ऊपर ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा।
तो यही चीज़ जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर हम सीखते हैं कि जैसे कि तीर चलाया हमने तो 1 2 भैया सारे तक वो स्ट्रेट जाता है। अब जब ग आता है तो वो क्या होता है कि वो ढीला पड़ता है और धीरे धीरे झुक जाता है, और वहाँ उसको फोर्स दूसरा नहीं मिलता है, वहाँ रीजनरेशन नहीं होता है, तो वो फिर चीज़ ख़त्म हो जाती है, ऑक्टेव पूरा नहीं होता है। अब यही बात मानो कि जो हमारे जो सैटेलाइट हम भेजते हैं रॉकेट से, तो रॉकेट के अंदर क्या होता है कि जो जगह पर सैटेलाइट को भेजना है वो डिस्टेंस काफ़ी होता है। तो यही चीज़ होती है कि हमारा जो रॉकेट जो ऊपर उठता है तो कुछ किलोमीटर तक ऊपर जाता है, उसके बाद में वो वीक हो जाता है। तो उसके अंदर इस तरह की सिस्टम बनाई होती है कि भाई उसके अंदर फिर दूसरा इंजन चालू हो या दूसरी किसी तरह उसको सेकंड टाइम उसको एनर्जी देनी पड़ती है, तो फिर और आगे जाता है। फिर और आगे अगर वीक पड़ता है तो वहाँ भी उसको कुछ ऐसा फ्यूल वगैरह देके उसको जो उसका जो गंतव्य स्थान है, जो उसका जो पॉइंट है, उसका डेस्टिनेशन, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ऑक्टेव इस तरह कंप्लीट होता है। इसमें हमेशा चाहे कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी घटना हो, तो हमेशा यही होती है। साधना के अंदर भी यही होता है। हम उत्साह से चालू कर देते हैं, फिर क्या होता है सा रे यहाँ तक हम आते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ी धीरे धीरे करके सुस्ती आ जाती है, थोड़ा जो फोर्स है, जो पहले जो उत्साह था वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो फिर कोई शिविर में जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ जब भी ये गैप आता है उसको शॉक भी कहते हैं, इंटरवल भी कहते हैं। तो जब इंटरवल आता है तो यहाँ उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ता है। तो साधना में भी हमेशा ये बात बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब भी हमारी साधना वीक होती है तो किसी न किसी तरह कुछ सत्संग करके, कुछ रीडिंग करके, दूसरों के साथ मिल के बात करके, या किसी भी तरह हमें फिर से हमारा उत्साह जो है वो उसको मेंटेन करना पड़ता है और साधना को कंटिन्यू। नहीं तो ऐसा होता है कि ये 3 के गैप के ऊपर बहुत सारे साधक लोग जो है वो इस गैप के अंदर चले जाते हैं और कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। और कई लोगों को हम देखते हैं कि जैसे कि ये एक रिफाइनिंग 3 स्टेप की बात तो शुरू करते हैं, फिर बंद हो जाती है, और कई लोगों को तो सालों तक चालू ही नहीं होती है। फिर कोई एक पॉइंट के बाद कुछ ऐसा होता है कि फिर उनको होता है कि नहीं ये तो करनी पड़ेगी, फिर चालू करते हैं। तो ये एक बात संभलने की बात यही है कि अगर जब साधना वीक पड़ती है या कोई भी प्रोसेस वीक पड़ती है तो उसको एक्स्ट्रा फोर्स देने की हमेशा ज़रूर पड़ती है, और ये बात हमें ऑक्टेव समझाता है। Also the points 14285771 or 142857 are shown as Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday with apex as Sunday। तो ये भी डायग्राम के अंदर उन्होंने ये मंडे से लेके संडे तक का जो है या सारे गम पद निशा या फिर इस तरह जो हमारे वार है, जो डेज है, उसको यहाँ बताया है डायग्राम के अंदर। These are the 2 sets of flow, that is 142857 and 369. The flow 369 serves the very vital process of regeneration, generation of energies and direction of these energies। तो ये 36 के 9 जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई 3 के ऊपर जब वीक पड़ता है तो वहाँ रीजनरेशन की ज़रूरत पड़ती है या जनरेशन ऑफ एनर्जी, नई एनर्जी का वहाँ जनरेट करनी पड़ती है, और फिर उसको डायग्राम को मतलब वो जो प्रोसेस है उसको आगे ले जाना पड़ता है, तब ये एनर्जी जो है वो आगे जाती है। When flow begins at do and proceed to re mi, that is from sa re ga, it either comes to weak to proceed or would turn back in opposite direction or die if vital force at the point 3 is not present, and if present will proceed to ma re or fa so,
and again would become weak if another vital force at point 6 is not present to push further, so that it may proceed to La Si or the Ni and complete the octave Do और सा। तो यही बात हमने जो अभी आगे देखी है, यही यहाँ भी फिर से बताते हैं कि ये तीन के ऊपर जब सारे होता है और सारे के बाद में जब ग आता है वहाँ एक गैप आ जाता है, एक मतलब कि जो एक कंटिन्यूटी थी, वो जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस वीक हो जाती है किसी भी चीज़ की। तो वो वीक हो जाती है तो वहाँ क्या होता है, अगर हम वहाँ कोई इसको फोर्स नहीं देते हैं तो हो सकता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चली जाए या फिर ख़त्म हो जाए वहाँ। और ये भी हम कई सारी चीज़ों के अंदर देखते हैं, जब सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन हम अगर ये ऑक्टेव पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर करेंगे तो पता चलेगा कि देखो ये चीज़ यहाँ तक आई और अभी ये आगे नहीं जा रही है। तो जीवन के अंदर भी हम ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके पता लगा सकते हैं। धंधा पानी के अंदर भी यही चीज़ अप्लाई होती है, तो वहाँ भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और फिर वहाँ अगर मानो कि कुछ पुश दे दिया हमने तो फिर वो थोड़ी और आगे जाएगी, ग से लेके फिर म प, फिर ध आएगा तो ध के ऊपर फिर से थोड़ी वो चीज़ वीक हो जाएगी, वहाँ फिर से उसको पुश देना पड़ता है, तब जाके फिर वो द नी सा पूरा ऑक्टेव कंप्लीट होता है। एनी मूवमेंट इज़ नेवर कंटिन्यूस और अनएंडिंग। तो कोई भी चीज़ जो है वो कभी भी कंटिन्यूस तो होती ही नहीं, चाहे वो जीवन है या कुछ भी चीज़ है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है और अनएंडिंग जैसा ये मतलब कि वो एंडलेस नहीं है, उसका हर एक का एंड आ जाता है, अंत हमेशा हर चीज़ का आता है। तो ये हम जानते हैं कि भाई कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो एक पॉइंट के ऊपर वो चीज़ ख़त्म हो ही जाती है। हमारा जीवन का भी ऐसा है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये चीज़ हम समझ सकते हैं। When science is in search of perpetual motion, if certain force were not to regenerate at regular intervals like 3, 6, 9, the other moment comes to an end and stop totally. तो यही बात है कि ये क्यों प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं होती है, कि इसका कारण यही है कि अगर जो 3, 6, 9 के ऊपर अगर उसको वहाँ पुश मिल जाता है तो वो फिर चीज़ कंप्लीट होती है, वरना वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। और साइंस भी यही प्रयत्न करता है कि देखने के लिए कि कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह कंप्लीट हो सके। और जैसे हमने एक यान का एग्जांपल देखा कि भाई यान जो है वो किस तरह उसका डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, तो साइंस वो प्रयत्न करता है कि इसकी परपेचुअल मोशन जो है वो कंटिन्यू रहे और फिर वो चीज़ जो हो जिसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट of regeneration of self also stops if intelligent and ceaseless additional force do not propel it further. अब ये जीव के बारे में भी यही चीज़ कह सकते हैं कि मतलब कि जो ये जो एक इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो नॉर्मल कोर्स में जो जीवन हमारा होता है वो इवोल्यूशन इसके अंदर एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर तो कोई जीवन का में इवोल्यूशन होता ही नहीं है। व्यक्ति जन्मता है, जीता है और फिर मर जाता है, उसके अंदर कोई इंडिविजुअल इवोल्यूशन नहीं होता है। पर इंडिविजुअल इवोल्यूशन करना है तो यहाँ उसको सीजलेस एडिशनल फोर्स देना पड़ता है, मतलब कि उसको साधना करनी पड़ती है या कुछ ऐसी प्रक्रियाओं में जाना पड़ता है जिससे वो सेल्फ का, वो जीव का जो है वो इवोल्यूशन हो सके, वो जीव आगे जा सके। ओनली इन हेवन परहैप्स इट इज़ सो। तो ये तो कमेंट किया है, सच डिजनरेशन और स्लोइंग डाउन इज नोन इन आवर कॉमन लैंग्वेज एज इंटरप्शन, गोइंग रॉन्ग, नॉन फुलफिलमेंट, फेल्योर, डेथ।
तो ये जो जब ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं उसको कि ये भाई रुकावट आ गई, या वो गलत दिशा में जा रहा है, या उसकी अपूर्ति हो रही है, वो फुलफिलमेंट नहीं होता है, अपूर्ति होती है, या फिर फेलियर हो गया है, सफल नहीं होता है, और डेथ। तो जैसे कि डेथ जो है उसमें इसके अंदर भी यही है कि डेथ मतलब एक प्रकार का इंटरवल। तो ये जो जब तक हमारा मोक्ष नहीं होता है तो बार बार इस तरह के इंटरवल हजारों बार लाखों बार आते रहेंगे, और जिस दिन हमारा मोक्ष होगा तो एक बहुत बड़ा ऑक्टेव कंप्लीट होगा। मतलब एज ए सेल्फ, एज ए आत्मा के रूप में जब से हमने ये यात्रा चालू की है तो यात्रा का अंत तो उसके अंदर तो हजारों लाखों जन्म भी निकल जाते हैं, पर वो भी एक प्रकार का ऑक्टेव ही है कि एक ऑक्टेव चालू हुआ और वो जीव जो है वो अंत में वो फिर मोक्ष मुक्त हो जाता है, वो भूभुव स्व से बाहर निकल जाता है। तो ये भी एक जो है वो बड़ा ऑक्टेव है, और इस ऑक्टेव में बार बार ये डेथ के रूप में इंटरवल आता रहता है। दिस इज एग्जिस्टेंस और द ओरिजिनल ऑफ सो कॉल्ड इविल और मिसफॉर्च्यून एंड मिजरी व्हेन वाइटल रीजनरेशन इज मिसिंग। तो जब भी ये वाइटल जनरेशन मिस होता है, वो आगे नहीं ले जाता है, तो उसको फिर हम इविल कहते हैं कि भाई ये तो दुष्ट चीज़। जब कोई चीज़ घटना बनती नहीं है या गलत रूप में बनती है तो हम उसको इविल कहते हैं, दुष्ट चीज़ कहते हैं, या कम नसीबी कहते हैं, या दुख कहते हैं। और मृत्यु के बारे में भी हम ये तीनों शब्द यूज़ करते हैं। मृत्यु को भी हम इविल कहते हैं, मिसफॉर्चुनेट कहते हैं, या मिजरी दुख के रूप में हम मृत्यु को भी देखते हैं। तो ये क्योंकि रीजनरेशन वहाँ हो नहीं पाता है, इसीलिए फिर ये एक टेम्पररी एंड आ जाता है। These points that regenerate at 369 are also known as points of shocks, for better or worse on the major scale, but we call them point of regeneration. तो ये जो 369 के ऊपर जो उसको जो फोर्स देना पड़ता है, तो और जो वहाँ जो वो वीक हो जाता है उसको शॉक कहते हैं, या इंटरवल भी कहते हैं। गुरजेफ सिस्टम के अंदर ये शॉक और इंटरवल शब्द यूज़ किया गया है, पर तावरिया जी यहाँ उसको पॉइंट ऑफ रीजनरेशन कहते हैं। मतलब कि यहाँ एक नई ऊर्जा बना के उसका सप्लाई किया और फिर इसके कारण वो चीज़ आगे बढ़ी। मैन इज हाफ रेडीमेड एंड द अदर हाफ इज अ सेल्फ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट वी से बायोलॉजिकल इनकम्प्लीट। अब जो भगवान ने इंसान को बनाया है तो पूर्ण रूप से नहीं बनाया। अगर पूर्ण रूप से बनाया होता तो फिर इवोल्यूशन का प्रश्न ही नहीं होता, या कोई साधना या आगे जाने की कोई बात ही नहीं होती। वो पूर्ण ही बन के आता और पूर्ण रूप से जीता और वो फिर निकल जाता, चला जाता। पर भगवान ने उसको हाफ रेडीमेड बनाया, आधा उसको बनाया है और आधा उसको खुद को प्रयत्न करके कंप्लीट होना पड़ता है। तो वो जो आधा बनाया है इसीलिए तावरिया जी इसको बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट कहते हैं। वो बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट है, हम सब जो है वो बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट है। तो साधना करके दूसरी प्रक्रिया से हमें ये बायोलॉजिकली कंप्लीट होना पड़ता है। इफ़ वी लिव ओनली लाइक ए बॉडी, वी लिव मैकेनिकली लाइक एन एनिमल, और एज some writers say, man is asleep and dreaming even when he is so called awake, but you and I are more than a mere body. तो कहीं अगर हम ये बॉडी के लेवल के ऊपर ही सिर्फ जीते हैं तो फिर हम मैकेनिकली जिएंगे, और जैसे पशु जीता है। तो यहाँ तक इंसान और प्राणी को दोनों को जो बनाया है, तो यहाँ तक जो बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट बनाया है, इसका मतलब ही ये है कि वो थोड़ा प्राणी जैसा ही है। प्राणी के अंदर प्राणी को भी इतना ही बनाया है कि भाई वो जो कर सके इतना ही इंसान को बनाया है। उसको हमारे शास्त्र में वो दूसरे रूप से कहते हैं
कि भाई इंसान और प्राणी के अंदर एक कॉमन चीज़ क्या है, आहार, भय, निद्रा, आहार, मैथुन। तो ये 4 चीज़ जो है वो मनुष्य और प्राणी दोनों के बीच के अंदर कॉमन होता है। और इसीलिए मनुष्य अगर यहाँ तक जीता है तो वो बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट है, और वो जिएगा तो मैकेनिकली जिएगा। जैसे प्राणी जीता है इस तरह वो भी जीता है, उसको अभी प्रयत्न करके उससे बाहर आ जाना पड़ता है। और कुछ लेखक, कुछ विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई मैन इज़ अस्लीप एंड ड्रीमिंग इवन व्हेन ही इज़ सो कॉल्ड अवेक। तो जो हमारी जो जागृति है, वो जागृति के अंदर भी व्यक्ति जो है वो जैसे कि निंद्रा में पड़ा हुआ है या जैसे कि स्वप्न देख रहे हैं, तो उसके लिए शब्द है डे ड्रीमिंग। मतलब कि हमारा शरीर तो जागृत है पर हमारा आत्मा जागृत नहीं है, हमारा मन जागृत नहीं है, वो एक स्वप्न देख रहा है। इस तरह की भी किताबों में बात आती है। पर तावरिया जी कहते हैं कि हम सिर्फ बॉडी नहीं हैं, तो ऐसा कहना ठीक बात नहीं है। हम जो है, क्योंकि हमारे अंदर डिवाइन फ्रेगमेंट है, प्राणियों के अंदर डिवाइन फ्रेगमेंट नहीं है, आत्म तत्व नहीं है। कम से कम हमारे अंदर तो आत्म तत्व है, तो हमारे अंदर एक संभावना है, और संभावना है तो इसीलिए हर जो व्यक्ति है उसको हमें आदर करना चाहिए। उसके प्रति कभी भी हम घृणा या एक नेगेटिव भाव नहीं रख सकते, क्योंकि चाहे वो व्यक्ति आज कितना भी बुरा लगे, मैकेनिकल लगे, बेहोशी में जीता हो लगे, पर एक न एक दिन अचूक वो जाग सकता है। उसकी पूरी संभावना उसके अंदर पड़ी है, और हर व्यक्ति को एक न एक दिन जागना ही पड़ता है। ऐसा प्रकृति का आयोजन है, इस तरह का प्रकृति का सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि व्यक्ति को फिर जागना ही पड़ता है। हाउ शुड दे बी डेवलप कॉन्शियसली? तो किस तरह ये हम इसको जो बायोलॉजिकली कंप्लीट किस तरह बन सकते हैं, हम कॉन्शियसली ये हमारा इवोल्यूशन किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं? वी आर the point of development. What are the point of development? What further regeneration points are existing, and what further work is to be done is scientific yoga. तो किस तरह आगे बढ़ना है और क्या क्या उपाय लेना है, क्या क्या साधना करनी है, वो जो बात है वो उसको साइंटिफिक योग कहते हैं। और एग्जाम्पल सेक्स सेल। अब यहाँ ऑक्टेव के लिए तावरिया जी आगे एक एग्जाम्पल सेक्स सेल का देते हैं कि सेक्स सेल जो बनता है और उसके द्वारा एक बालक जो बनता है अंदर, तो वो पूरी जो प्रक्रिया है वो उसमें के अंदर एक पूरा ऑक्टेव होता है। तो वो किस तरह है ये यहाँ आगे बताते हैं। Let us take here an example of regenerating a total regeneration. The man and woman after marriage have their sex. The male sex cell meets the female sex cell and the woman conceives. This master cell breaks into 2, then into 4, into 8 and so on, and there is an mass of matter, formless, shapeless and keep growing. तो यहाँ सेक्स सेल का एग्जाम्पल देते कहते हैं कि भाई जब दो व्यक्ति का जब लग्न जीवन होता है तो उसके अंदर जब सेक्स होता है और वो सेक्स के दौरान एक मेल का सेक्स सेल रिलीज होता है और दूसरी ओर फीमेल में से फीमेल सेक्स सेल जो है वो रिलीज़ होता है, और माँ के अंदर ही जो स्त्री है उसके अंदर ही ये दोनों जो सेल्स है वो मिलते हैं और इसके कारण जो है वो कंसीव होता है, वो गर्भधारण की प्रक्रिया चालू होती है। यहाँ जो मास्टर सेल बनता है दोनों का मिला के वो फिर ब्रेक होता जाता है, टूटता जाता है। पहले 2 होता है, 2 के बाद 4 होता है, 8 होता है, इस तरह आगे टूटता जाता है और फिर उसके अंदर से एक जो है एक ठोस पिंड बनता जाता है। वो पिंड अभी ऐसा है कि उसके अंदर कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है, और इस तरह का धीरे धीरे वो जो है वो पिंड जो है वो ग्रो होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। अब आगे क्या प्रोसेस होती है। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट फर्स्ट
the astral body is formed in all details as the physical will be, and from this original and accordingly this mass starts taking shape. अब ये सवाल ये उठता है कि भाई ये जो ठोस जो पिंड है वो कौन से आधार पर बड़ा होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हर एक बच्चा जो है वो यूनिक है, हर एक बच्चा का बॉडी यूनिक होता है, उसकी स्किन जो है, उसकी आँख है, उसका नाक है, पूरा जो उसका फेस है या बॉडी है वो हर एक बच्चा का अलग होता है। तो कौन सा ऐसी चीज़ होगी कि जिसके द्वारा ये निश्चित किया जाता होगा कि भाई इस बच्चे का शेप इस तरह बनेगा। तो कहते हैं कि उसके लिए जो है वो एस्ट्रल बॉडी जिम्मेदार है। तो फिज़िकल बॉडी बनने से पहले एस्ट्रल बॉडी बन जाता है। अब जैसे कि हमारा इस जब फिज़िकल बॉडी का इस जन्म में मृत्यु हुआ तो एस्ट्रल बॉडी जो है वो उससे अलग होकर एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और वो करीब करीब 49 डेज तक वहाँ रहता है और उसका प्योरीफिकेशन की एक प्रोसेस बनती है। 49 डेज तक उसकी शुद्धि जो है वो पुराना एस्ट्रल बॉडी जो है इस जन्म का है उसकी शुद्धि बनती है, उसकी शुद्धि होती रहती है और उसकी शुद्धि होने के बाद एक नया एस्ट्रल बॉडी उसकी जो ब्लूप्रिंट है उसके मुताबिक, मतलब कि पुराना जो एस्ट्रल बॉडी है उसकी ब्लूप्रिंट के मुताबिक नया एस्ट्रल बॉडी पहला बन जाता है। और पुराना जो एस्ट्रल बॉडी है वो चंद्र के पीछे के हिस्से में, जिसको हम पितृलोक भी कहते हैं, वहाँ जाके वो रहता है एक खोखे के रूप में और बाद में वो ख़त्म हो जाता है। तो जिस तरह फिज़िकल बॉडी का आयुष्य होता है इस तरह एस्ट्रल बॉडी का भी आयुष्य है और मेंटल बॉडी का भी आयुष्य है। तो एस्ट्रल बॉडी जो है वो जब काम का नहीं रहता है तब उसके ऊपर से नया एस्ट्रल बॉडी बनता है नए जन्म के लिए, और वो जो नया एस्ट्रल बॉडी बना उसके अंदर जो चीज़ पड़ी है उसके मुताबिक ये जो बच्चे के अंदर जो फिज़िकल बॉडी बन रहा है तो वो अकॉर्डिंगली वो एस्ट्रल बॉडी के डिज़ाइन के ऊपर बनेगा। और इसीलिए क्योंकि हर एक एस्ट्रल बॉडी अपना अपना यूनिक होता है, इसीलिए हर एक जो बच्चा जो गर्भ के अंदर जो डेवलप होता है वो यूनिक होता है, क्योंकि उसका जो एस्ट्रल बॉडी का अंदर जो कुछ होगा उसके मुताबिक वो बच्चा धीरे धीरे करके डेवलप होगा। द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन इज डो एंड द ऑक्टेव मूव्स टू रे मी एंड शोज डाउन। एट दिस स्टेज regenerating force is needed and the astral body joins this mass taking some shape. This regenerating force takes the octave to fa sol la si, and at the end of 9 months the birth takes place. At the point of C again the force slows down and once again a regenerating force is needed, and the physical body that does not breed comes out. Due to this regeneration force the entry of the individual soul, and so the baby takes its first breath and the pran intake by co-joined astral body and one octave is over. अब यहाँ पूरी प्रक्रिया बता दी है उन्होंने कि भाई जो पहले जो कंसीव हुआ कंसेप्शन होता है वो सा से चालू होता है। अब सा रे तक वो डेवलप होता है। उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ उसकी प्रोसेस स्लो पड़ जाती है। तो यहाँ एक एस्ट्रल बॉडी जो है अब उसके साथ में आके मिलता है। एस्ट्रल बॉडी जो है वो उसको शेप देता है, वो जो मास जो है वो जो ठोस पिंड है उसको। तो एस्ट्रल बॉडी को यहाँ उसके साथ में जो जुड़ता है तो ये जो 3 के ऊपर या ग के ऊपर जो अटकी थी प्रोसेस उसको फिर से फोर्स मिलता है और वो फिर प्रोसेस आगे बढ़ती है। अब फिर ग से आगे म प तक जाती है। वहाँ फिर से अब जब म और प तक जाती है तब 9 महीना ख़त्म हो जाता है, बच्चे का जन्म का समय हो जाता है। अब वहाँ भी वो जो है प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तो वहाँ उसको दूसरा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जब बच्चा माँ के पेट से जब बाहर आता है तो वो पहले श्वास नहीं लेता है वो। तो क्या होता है कि उस पॉइंट के ऊपर जब
बच्चे का शरीर माँ के शरीर से अलग होता है, उस पॉइंट के ऊपर इंडिविजुअल सोल, मतलब हमारा जो आत्म तत्व है, हर एक व्यक्ति का जो आत्म तत्व है, वहाँ वो आके इस फिजिकल बॉडी के अंदर जॉइंट हो जाता है। तो पहले पॉइंट के ऊपर 3 के ऊपर एस्ट्रल बॉडी आके जॉइंट हुआ तो प्रोसेस आगे चली। दूसरा जो द के बाद में जो प्रोसेस वीक हुई तो वहाँ इंडिविजुअल सोल जो हमारा आत्म तत्व है वो आके हमारे अंदर एंटर हो जाता है और फिर बच्चा, वहाँ एक स्पार्क होता है और उसके कारण बच्चा फिर श्वास लेना चालू होता है। वहाँ एनर्जी ऑफ लाइफ, एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, वो सब कुछ उसके अंदर, बच्चे के अंदर आ जाती है और बच्चे का जीवन चालू हो जाता है। और इस तरह यहाँ ये जो है वो एक्टिव जो ऑक्टेव है वो कंप्लीट होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि स्टिल बॉर्न बच्चे होते हैं, मतलब कि जन्म के साथ में एक बच्चा मरा हुआ होता है, या कई बार बीच में ही, मतलब 5वें महीने, 6वें महीने, 7वें महीने ही वो जो है वो ड्रॉप हो जाता है, वो पूरा नहीं होता है, बच्चा जन्म नहीं ले पाता है। तो उसका कारण भी यही है कि या तो 3 के ऊपर, 6 के ऊपर कहीं पर भी जो रीजनरेटिंग फोर्स उसको मिलना चाहिए वो जो अगर नहीं मिलता है तो फिर स्टिल बॉर्न बेबी आता है, मतलब कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो रीजनरेशन फोर्स कितना उपयोगी है, ये हम सब ये प्रोसेस से जान सकते हैं कि अगर यहाँ ये नहीं मिलता है रीजनरेशन फोर्स तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, ये जो बच्चे का जन्म होना चाहिए वो जन्म नहीं होता है। यहाँ 2-3 मिनट के बाद अभी ब्रेक आएगा, तो हो सकता है हम जल्दी ज्वाइंट होने का प्रयत्न करेंगे, पर ब्रेक पड़े तो फिर आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो अभी आपको पूरी प्रोसेस ये समझ में आ गई होगी कि एक बच्चे का जन्म जब मास्टर सेल बनता है, मास्टर सेल के बाद में एक पिंड बनता है, उसके बाद में एस्ट्रल बॉडी आता है तो उसमें शेप आ जाता है, और फिर 9 महीने के बाद जब बच्चा बाहर आता है तो उसके अंदर आत्म तत्व भी दाखिल हो जाता है और उसके साथ में जो ये लाइफ अवेयरनेस की सब ऊर्जाएं भी आ जाती है और जीवन चालू हो जाता है। और इस तरह एक ऑक्टेव कंप्लीट होता है। उसके बाद में दूसरा ऑक्टेव चालू हो जाता है उसके जीवन का। अब जीवन से लेकर मृत्यु तक का दूसरा ऑक्टेव बनता है। इस ऑक्टेव के अंदर भी यही चीज़ बनती है, उसके अंदर भी ये 3 के ऊपर गैप आएगा, उसके अंदर भी जीवन के अंदर 6 के ऊपर गैप आएगा। तो वो अगर कंप्लीट होता है तो पूरा जो ये कंप्लीट होता है, नहीं तो फिर जीवन जो है वो बीच में ही ख़त्म हो जाता है। मतलब कई लोगों का छोटी उम्र के अंदर जीवन ख़त्म हो जाता है, पूर्ण जीवन जिसको कहते हैं 70-80 ईयर्स तक का, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो उसके कारण इसके लिए भी यही है कि अब दूसरा ऑक्टेव चालू हुआ, उसके अंदर भी अगर ये गैप कंप्लीट नहीं होता है तो फिर अर्ली डेथ आ सकता है। Now begin another or second octave which is crude, and the second octave repeating after birth till death if no conscious work is done by an individual। तो अब ये दूसरा ऑक्टेव चालू होता है, उसके अंदर कॉन्शियस वर्क हम नहीं करते हैं तो फिर ये जो है वो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू वो ऑक्टेव तो जन्म से मृत्यु का ऑक्टेव तो ख़त्म हो जाता है, पर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हम उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट द prana reaches the Muladhara and generates a spark, creating the energy of life, and 10% of it reaching Swadhisthana and generating another spark, creating the third grade of energy of essence of consciousness at birth। तो अब जन्म होता है उस समय की ये प्रक्रिया बताते हैं कि जब डिवाइन फ्रेगमेंट आके एंटर होता है, उसके साथ में ये चीज़ भी बनती है कि प्राण जो है वो मूलाधार के ऊपर जाता है और मूलाधार से एंटर होता है फर्स्ट टाइम। उसका जो बेबी का जो बॉडी है एकदम फ्रेश बॉडी है, उसके अंदर फर्स्ट टाइम ये
प्राण एंटर होता है मूलाधार से तो वहाँ एक स्पार्क होता है और उस स्पार्क के दौरान एनर्जी ऑफ लाइफ अंदर आती है और फिर उसके वो जो एनर्जी आती है उसका 10% फिर आगे जाती है और स्वादिष्टान तक वो एनर्जी जाती है। वहाँ फिर से स्पार्क होता है और वहाँ दूसरी एनर्जी बनती है जिसको हम द एसेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसका 3rd ग्रेड की। तो जो लोएस्ट डिग्री की जो है वो वहाँ आती है। More cell has now become a self-evolving human being because of repeated regenerating force applied at various intervals. If further regenerating force is repeatedly applied, this human being becomes a god. अब क्या है कि जन्म तो हो गया, अब इस जन्म में हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों जो करोड़ ऑफ सेल्स जो है वो सेल्स का यहाँ इवोल्यूशन होना चाहिए। व्यक्ति का इवोल्यूशन मतलब सेल्स का इवोल्यूशन। तो अगर हम कोई साधना करते हैं, योग करते हैं, साइंटिफिक योग करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर हमारे सेल्स का इवोल्यूशन होता है और सेल्स जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है उसका इस तरह व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल इवोल्यूशन होता रहता है। उसके अंदर भी यही है कि ये जो रीजनरेटिंग प्रोसेस है वो रीजनरेटिंग प्रोसेस रिपीटेडली होती रहती है, बार बार होती है। और कहते हैं कि अगर ये इतनी हो जाए, कंप्लीट हो जाए तो इंसान जो है वो भगवान बन जाता है, मतलब कि उसका जो प्रोग्रेस है वो कंप्लीट हो जाता है, इतना पूर्ण रूप से वो उसने प्रोग्रेस कर लिया। जो रीजनरेटिंग जो फोर्सेस है वो सब के सब काम करने लगे। अब यहाँ 3 प्रकार के फूड, 3 काइंड ऑफ फूड्स जो हमने इनर डिसिप्लिन में देखे वो यहाँ बताते हैं। ए, एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ईट्स एंड ड्रिंक्स फॉर सर्वाइवल। तो व्यक्ति को जीने के लिए उसको खाना पीना पड़ता है। ही और शी ब्रीड्स फॉर सर्वाइवल। अभी उसको श्वास भी लेना पड़ता है जीने के लिए। ऑल्सो टेक्स इन प्राण, और श्वास में हवा और प्राण दोनों की उसको ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा, ही और सी रिसीव्स इनकमिंग इम्पल्सिस। रिफर डायग्राम A2-3ABC। तो जो प्राण जो है इनकमिंग इम्पल्स के रूप में जो प्राण भी अंदर जो आता है उसकी भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है। मतलब 3 प्रकार के उसको आहार की, फूड की ज़रूरत पड़ती है। एक तो क्रॉस फॉर्म में खाना पीना, दूसरा श्वास के रूप में खाना पीना, और तीसरा इनकमिंग इम्पल्स के रूप में। अब यहाँ क्यों बताया है, इसका मतलब ये है कि ये 3 प्रकार के ऑक्टेव है। एक खाने पीने का ऑक्टेव है, जो खाना खाते हैं तो वो किस तरह डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट होता है, उसका ऑक्टेव है। इस तरह श्वास जो है वो श्वास लेते हैं तो वो किस तरह कंप्लीट होता है। और तीसरा इनकमिंग इम्पल्स का जो पूरा ऑक्टेव है। हालांकि तावरिया जी ने ये जो खाने पीने का जो है वो ऑक्टेव बताया है, एयर फूड का भी थोड़ा बताया है, पर इनकमिंग इम्पल्स का उन्होंने नहीं बताया है। और कहीं भी कोई किताबों में इनकमिंग इम्पल्स का कोई भी सिस्टम के अंदर इसका ये ऑक्टेव नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तक। द फूड एंड ड्रिंक हैज़ टू बी डाइजेस्टेड फर्स्ट। द फूड ऑक्टेव मूव्स फ्रॉम डो रे टू मी, that is sa re ga, and receives the vital and regenerating force of breathing or prana intake, and proceed to distribution of digested food, that is proceed to fa sol or ma pa, and further receives the regenerating and vital force of incoming impulses and proceed to la or the, to complete the first and crudest octave that has no rhythm in it but only conflict and confusion because of the 3 things ABC। मतलब ऊपर की ये तीनों चीज़ें ABC मतलब।
As stated above, none is performed correctly, and this first octave creates the crude sex energy, crude emotional and intellectual energies, and neutral will, the minimum, and nature and God does for a human being. The rest he or she has to do, and with all this in overabundance is created the energy of sensitiveness, which is so much responsible for automatic reflex action in thinking and in our actions. तो ये पूरे पैराग्राफ के अंदर उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम को ऊपर से डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑक्टेव है उसको ऊपर से बता दिया है कि जैसे कि हम खाना खाते हैं तो फूड जो मुंह में डालते हैं वहाँ से वो ऑक्टेव की शुरुआत होती है सा रे, और फिर वो पूरी पाचन की प्रक्रिया बनती है, मतलब कि हम खाना खाते हैं वो स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक से फिर वो खाना आगे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, छोटी आंत होती है उसके अंदर, उसके बाद में वो जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। उसके बाद में वहाँ जो छोटी छोटी जो एक छोटी होल्स होते हैं वहाँ कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज मतलब छोटी छोटी जो वेन्स होती है। तो फूड जो डाइजेस्ट होता है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में जो फूड बनता है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, और वो ब्लड जो है वो लीवर के पास जाता है चेक करने के लिए कि जो खाना खाया है उसके अंदर कोई गलत पदार्थ तो नहीं है, कोई जहरी तत्व तो नहीं है, जहरीला तत्व नहीं है। ऐसा चेक करने के लिए एक कुदरत ने सिस्टम बनाई है कि वो फूड डाइजेस्टेड फूड जो है वो पहले लीवर के पास जाता है और फिर आगे वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है। अब जब यहाँ लीवर के पास आता है वहाँ एयर फूड यहाँ उसको ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो रिच ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो लीवर के पास वो फूड को मिलता है, और फिर वहाँ ये जो है वो उसको जो फर्स्ट शॉक जो है वो वहाँ उसको वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फिर आगे भी वो प्रोसेस होती है, ब्लड के अंदर वो जाता है और फिर वहाँ से वही ब्लड हार्ट के अंदर जाता है और हार्ट से पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है। तो इस तरह दो प्रकार के इसके अंदर गैप आते हैं और नेचर अपने आप में उसको प्रोवाइड करती है। यहाँ इस तरह का उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है कि अंदर ही अंदर ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाती है, और वो कंप्लीट होती है उसके बाद में जो एनर्जी बनती है वो क्या बनती है, तो क्रूड एनर्जी बनती है। पहली सेक्स एनर्जी बनती है, फिर इमोशनल एनर्जी और इंटेलेक्चुअल एनर्जी। तो एक सामान्य आदमी को जीने के लिए ये तीन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सबके सब जो एक नॉर्मल आदमी है उसके अंदर ही भी ये तीन एनर्जी तो जनरेट होती है। जो हम खाना खाते हैं उससे जो सेक्स एनर्जी बनती है, इमोशनल जो नॉर्मल इमोशन जो है हमारे वो बनती है, और जो सामान्य जिसको बुद्धि कहते हैं वो बुद्धि का उपयोग करने के लिए जो एनर्जी बनती है। ये तीन प्रकार की एनर्जी बनती है, और साथ में एक न्यूट्रल विल बनती है। न्यूट्रल विल का मतलब ये कि वो व्यक्ति कोई संकल्प नहीं कर सकता है, उसकी विल अभी इतनी वीक है, न्यूट्रल है कि वो कोई संकल्प करके कोई काम नहीं कर सकता है। तो इतनी ही चीज़ कुदरत द्वारा हमें प्रोवाइड होती है। हम खाना खाते हैं, इससे द्वारा हमें ये चीज़ हमें मिलती है। अब अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो ये जो प्रक्रिया है उसको आगे ले जाना पड़ता है, और तब फिर इवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है। और इसके अंदर हम जानते हैं कि भाई ये तो क्रूड एनर्जी है, उसके अंदर से हम आगे फिर जो हमारा रेशियो जो है ये 2482 का रेशियो वाली एनर्जी है। फिर हम 5221 की रिफाइन एनर्जी भी बना सकते हैं और आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे बनती है, और उसके साथ में जो आपने आगे देखा था इस तरह एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस बनती है। जो सेंसिटिवनेस की ऊर्जा जो है वो भी यहाँ जनरेट हो जाती है, और वो इतनी विपुल मात्रा में बनती है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और
जो हमारा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन है, चाहे वो थिंकिंग के लेवल पर हो या फिज़िकल के लेवल पर हो, मतलब जो हम रिएक्शन देते रहते हैं, वो रिएक्शन जो है वो ये, क्योंकि ये जो सेंसिटिवनेस की एनर्जी जो बनी ये क्रूड फॉर्म के अंदर, वो काम करने लगती है। अब ये साइंटिफिक योग जब करते हैं तब ये सबके अंदर चेंज आता है। ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी को हमें सेंसिटिविटी की एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती है, और ये जो सब क्रूड एनर्जीज़ है उसको भी हमें रिफाइन। तो यहाँ तक जो है, जो क्रूड ऑक्टेव जो ये चालू रहता है, वहाँ तक तो सिर्फ हमारी और प्राणियों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ से जो खाया पिया उसके ऊपर का जो दूसरे ऑक्टेव जो है, एयर ऑक्टेव और इनकमिंग ऑक्टेव को चालू कर सकते हैं, तो हमारे अंदर इवोल्यूशन की प्रोसेस बनती है। वरना ये फिज़िकल लेवल पर प्राणी और हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राणी भी खाता पीता है, ये वो भी बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। तो ये भी हमारे मनुष्य भी यही काम करता है। तो इस तरह इस मायने में कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। तो यहाँ 14th मीटिंग ख़त्म होती है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और प्रश्न नहीं है तो फिर 5 मिनट बाकी है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। पर अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। ये जो आपने बताया कि भाई जो मनुष्य का जन्म होता है, वहां से प्राण पहले मूलाधार में जाता है, वहां पे 10% एनर्जी जनरेट होती है, फिर वहां से वो स्वादिष्टान में जाता है, करेक्ट है सर? मूलाधार में जो आती है उसका 10% स्वादिष्टान में जाती है। मूलाधार में जो प्राण आया, मूलाधार में जो प्राण आया उसका 10% स्वादिष्टान में जाता है। अच्छा, ओके ओके। फिर आगे सर, उसके आगे तो फिर वो उधर जाता है। नहीं, आगे तो ये इसके द्वारा जो उसको जो मेन एनर्जी बनानी थी वो बन गई। क्यों? कौन की जीवन जीने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? एनर्जी ऑफ लाइफ चाहिए। तो वो यहाँ जो मूलाधार में एनर्जी ऑफ लाइफ आई, उसके साथ में एनर्जी ऑफ अवेयरनेस भी चाहिए ना। चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो, अवेयरनेस तो दरेक के अंदर होती है। तो लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी जो है वो दोनों एनर्जी आ गई। अब दोनों एनर्जी के बाद में जो तीसरी एनर्जी जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिसको एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो तीसरी एनर्जी ये स्वादिष्टान के पास बन गई। तो हमने जो 12th मीटिंग के अंदर 7 एनर्जी देखा था, उसके अंदर भी तावरिया जी ने बताया था कि ये 3 जो एनर्जी है वो कुदरत द्वारा हमें सप्लाई होती है। बाकी की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ जीनियस है, इंट्यूएशन है, ये सेंसिटिविटी की है, ये सारी एनर्जी को हमें खुद जनरेट करनी पड़ती है। तो यहाँ कुदरत का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। वो मूलाधार स्वादिष्टान के ऊपर जो एनर्जी उसने जनरेट की, तो वहाँ कुदरत ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब उससे आगे का जो करना है वो हमें करना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि सर, आपने बताया कि आफ्टर डेथ जो फिजिकल बॉडी होती है वो एस्ट्रल बॉडी में चली जाती है और वहाँ 49 डेज रहती है। करेक्ट समझा मैं? हाँ बराबर, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैंने बॉडी में 49 डेज मैंने बताया उस समय कि उसके बाद में वो जो बॉडी शुद्ध हो जाता है, उसकी डिज़ाइन के ऊपर नया एस्ट्रल बॉडी जन्म लेता है, और नया एस्ट्रल बॉडी के डिज़ाइन के ऊपर हमारा फिजिकल बॉडी जो गर्भ के अंदर जो डेवलप होता है, वो एस्ट्रल बॉडी की डिज़ाइन के ऊपर डेवलप होता है। ठीक है? मतलब वो नया जम होता है, उसमें पहले एस्ट्रल बॉडी बनती है। हाँ, फिजिकल बॉडी वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर ही बन जाती है। ये हमारा जन्म होने से पहले ही बन जाती है।
ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर फिजिकल बर्थ होता है, एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर एस्ट्रल बॉडी का बर्थ होता है। तो एस्ट्रल बॉडी जो है वो वहाँ ही बन जाती है, एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर ही बन जाती है। उसके बाद में ये फिजिकल बॉडी का बनना चालू होता है। जो फिर वो जीव जो है वो माँ बाप को पसंद करता है कि भाई अभी मुझे दूसरा जन्म लेना है, तो मैं कहाँ जन्म लूँ। तो उसके लिए वो माँ बाप को पसंद करता है। और जो जगह पर सेक्स होता है माँ बाप के बीच के अंदर, मतलब स्त्री पुरुष के बीच के अंदर, वो जगह उसको अगर लगता है कुछ कुदरत के कानून के हिसाब से और दूसरे कारण के हिसाब से उसको लगता है कि भाई मेरा जन्म यहाँ होना चाहिए, उसमें कुदरत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, खाली जीव अकेला नक्की नहीं करता है। पर जो हेतु होता है ये है कि भाई दूसरा जन्म यहाँ हम ले कि हमारा रिडम्पशन हो, मतलब हमारी आगे की यात्रा बनी रहे और जो ऋणानुबंध से हम किस तरह मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए दूसरा जन्म के लिए वो माँ बाप को इस तरह का पसंद करता है। और उसके साथ में उसके जो सुख दुख इस जीवन के अंदर कितने सुख आने वाला है, दुख आने वाला है, वो भी बहुत कुछ नक्की हो जाता है। तो इस तरह वो माँ बाप को पसंद करता है। वहाँ जो सेक्स होता है तो उसमें फिर हमने प्रोसेस देखा कि वो फिर मास्टर सेल बनता है और वो पिन बनता है, उसके अंदर एस्ट्रल बॉडी का भी आना होता है और लास्ट में फिर डिवाइन फ्रैगमेंट आता है और नया जीवन चालू हो जाता है। ओके, अभी जो आपने बताया सारे गामा के पास आते हैं जब आपका फिजिकल बॉडी यानी पिंड बनना शुरू होता है। नहीं, सॉरी, पिंड होता है ना? नहीं, आप पूरा ऑक्टेव नहीं समझे आप। सा रे के अंदर जो है वो सा के ऊपर ही कंसेप्शन चालू हो गया। जो स्त्री पुरुष का जो सेक्स सेल जो बन गए, हाँ, वो कंसेप्शन यहाँ चालू हो गया। अब जो है वो सा रे हो गया, फिर ग के ऊपर वो जो है वो एनर्जी वहाँ लूज होती है, मतलब प्रक्रिया थोड़ी स्लो पड़ती है। तो वहाँ ग के ऊपर एस्ट्रल बॉडी आता है कि वो एस्ट्रल बॉडी आके वो रीजनरेशन की प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाता है। 3 के ऊपर क्या है, 3 के ऊपर रीजनरेशन की प्रोसेस है। तो जब एस्ट्रल बॉडी जब उससे मिलता है तो उसको फिर रीजनरेशन की प्रोसेस, उसको एक धक्का और मिल जाता है और फिर आगे जाता है। फिर 9 महीने तक ये प्रक्रिया चालू रहती है। तो उसके दौरान वो 3 पर से 4 और 5, या फिर कहें कि ग पर से म प तक पहुंच जाता है। अब 9 महीने जब कंप्लीट होते हैं तब म और प तक कंप्लीट हो गया। अभी ध आया तो ध के ऊपर, या फिर इसको 6 भी कह सकते हैं, 6 के ऊपर यहाँ फिर से एनर्जी वीक होती है तो ऑक्टेव कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ अब क्या होता है कि ध के ऊपर बॉडी तो बाहर आ गया माँ के पेट से, पर वहाँ उसका श्वास चालू नहीं हुआ, मतलब जीवन चालू नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या है कि डिवाइन फ्रैगमेंट, उसका आत्म तत्व आके जब जॉइंट होता है तो ये 6 के ऊपर उसको फिर से एक धक्का मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो फिर वो ऑक्टेव कंप्लीट होता है, उसका श्वास चालू हो गया, अब एनर्जी सब आनी चालू हो गई और उसका जीवन चालू हो गया, तो ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। मतलब सारे ग म प द पे जीवन चालू होता है। ध के ऊपर डिवाइन फ्रैगमेंट आता है। उसके बाद में जब द से आगल फिर ऑक्टेव तो कंप्लीट होना पड़ता है ना, द से नी और सा, जब दी नी और सा कंप्लीट होता है तब अब जीवन चालू हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए, तो आपने ये समय भी समाप्त करवा दिया। तो अभी 15 मीटिंग नेक्स्ट टाइम ही पढ़ेंगे, समय हो गया है। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब अभी प्रश्न का लिया है। हाँ, बोलो। हेलो, बोलो। सर, हाँ, राजू भाई बोलिए, हिंदी में बोलिए। सॉरी। हाँ, तो सर वेरी सेंसिटिव मुद्दा एक दिमाग में आता है कि जो हत्या होती है, एबॉर्शन, हाँ, वो एबॉर्शन तो मतलब कि बिफोर बच्चा आता है उसके पहले ही वो एबॉर्ट हो जाता है, बराबर। इसी पे हत्या।
अब देखो एबॉर्शन को जो है वो उसके अंदर आत्म तत्व नहीं है, इसीलिए जीव नहीं है, वो तो पिंड है। अगर हम योग के संदर्भ में या साइंस के उसका जो हम अध्यात्म के संदर्भ में अगर इसको समझना चाहते हैं, हमारे वैसे तो धर्म के अंदर अध्यात्म के अंदर तो नॉर्मल कोर्स में एबॉर्शन को जो है वो प्रोहिबिटेड माना है, मतलब गलत माना है कि भाई ये तो एक पाप है, ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। पर अध्यात्म है और तावरिया जी का जो ये था उसके अंदर जब तक डिवाइन फ्रेगमेंट एंटर नहीं होता है तब तक वो जीव नहीं कहलाता है, वो उसकी प्रक्रिया नहीं बनी है। तो अब तक जो है वो जीव नहीं है, वो एक उसका फिजिकल चाहे बॉडी बन रहा है या बन भी चुका हो, तो वैसे तो अमुक पॉइंट के बाद में एबॉर्शन भी नहीं होता है आफ्टर 7 मंथ्स, और उसे एबॉर्शन करना है तो वो अर्ली स्टेज के ऊपर ही करना पड़ता है, बाद में तो बहुत वो एक डेंजर चीज़ बन जाती है, एबॉर्शन नहीं कराया जाता है। पर जो अर्ली चीज़ के अंदर मतलब चौथे 5वें महीने में भी एबॉर्शन होता है तो उस दौरान उसके अंदर जीव नहीं होता है। ये कैसी बात हुई कि भाई ये अंडे खाने जैसी बात हुई। भाई लोग कहते हैं कि अंडा खाना वो तो जीव हत्या है। अब जो पोल्ट्री फार्म के अंदर जो मशीन से अंडे को जो ये किया जाता है उसके अंदर जीव ही नहीं होता है, तो वहाँ पाप का कहाँ से सवाल आया? वहाँ जीव हत्या होती ही कहाँ है? वो जो मुर्गा मुर्गी मिलके जो उसके बाद में जो अंडा आता है तो उसके अंदर जीव होता है। तो अगर उसको वो अंडा खाते हैं तो चलो मानो वो तो ऐसा कोई पाप बाप तो है नहीं, पर मानो कि उसको हम कहे कि भाई यहाँ शायद जीव हिंसा हो सकती है। पर जो पोल्ट्री फार्म के अंदर जो अंडे का जो मशीन से जो जिसको हीट देके उसको ये किया जाता है वो उसके अंदर जीव होता ही नहीं है, तो वो अंडा खाते हो तो पाप कहाँ से हो गया? इसी तरह ये जो है वो एबॉर्शन के अंदर भी यही चीज़ है कि उसके अंदर जीव नहीं है अभी, और जीव जब तक नहीं है तब तक वो उसको हम पाप नहीं कह सकते। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ये एक दूसरा पूरा सब्जेक्ट है और पूरा कंट्रोवर्शियल भी है। पर ये स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में ये बता दूं कि भाई जब स्पिरिचुअल में तो ये जीव की है ना, हिंसा की बात है तो वो तो जीव की हिंसा की बात है ना। अब जहाँ जीव ही नहीं है वहाँ हिंसा कहाँ? ठीक है, इसीलिए ये क्लैरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। थैंक यू। ओके सर। ओके, और किसी को? चलिए तो यहाँ ख़त्म करते हैं।